ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हम SCM हमने पता नहीं कंप्लीट किया था यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप कि ये चीज़ हमने देख ली थी उसमें कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दो किस्म के डिटेक्टर होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिससे इमेज बनता है। और SCM जो है वो हमें सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जो भी मटेरियल है उसकी सरफेस जो है वो किस तरह से है, क्योंकि ये सरफेस को ही स्कैन करती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सरफेस से फ्यू नैनोमीटर डेप्थ के अंदर हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है सैंपल के अंदर, बिकॉज ऑफ सम अदर फिनोमिना लाइक एक्सरे एमिशन, ऑगर इलेक्ट्रॉन्स एमिशन। तो वो हमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी या एलिमेंटल मैपिंग भी हम इससे कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर्स इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दो डिटेक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट SCM के अंदर होते हैं। एक होते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और दूसरा होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी वहाँ पे होती है, और एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर और वेवलेंथ डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रोमीटर और एक्स-रेज डिटेक्टर और इस तरह से और भी डिटेक्टर्स वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें SCM के बारे में हमने लास्ट टाइम देखी थी, और इस लेक्चर में मेरा ख्याल हमने बात करनी है। अच्छा, ये बीच में जिक्र आ गया था एक्स-रे स्कैटरिंग जो टेक्निक्स हैं, दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर characterization of nanomaterials. In fact, XRD is also another very important technique, but it gives us similar kind of information as we get from the XRD technique for the bulk materials. तो bulk materials का भी आप XRD करते हैं। XRD से हमें क्या पता चलता है? क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर का हमें पता चलता है, केमिकल कंपोजिशन का पता चलता है, और मटेरियल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सेम technique XRD, it can also be used for nanomaterials, because we know that nanomaterials they are made up of the same stuff as the bulk materials, बस उनका साइज जो है वो ज़रा स्मॉल होता है, केमिकल कंपोजिशन उनकी सेम ही होती है। सो ये थोड़ा XRD के बारे में दिया हुआ कि XRD जो है दे आर वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस and their wavelength ranges from 10 to 0.01 नैनोमीटर। गैमा जो रेडिएशंस है उनसे ये लेस पावरफुल होती हैं, लेकिन यूवी रेडिएशन से ये मच स्ट्रॉन्गर होती हैं। ठीक है, इसी तरह से एनर्जी डिस्पर्सिव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बाज़ दफ़ा इसको EDS भी कहते हैं, इसको EDX भी कहते हैं। मेरा ख्याल इन दोनों का सेम ही मतलब। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जो एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको EDS भी कहते हैं, और बाज़ दफ़ा EDX लिखते हैं या EDXS भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। EDS या EDX भी लिखा होता है या EDXS लिखा होता है। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच we do this kind of spectroscopy along with the SCM। SCM के साथ ये इसके लिए डिटेक्टर होता है, एक्स-रेज जो प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट किसी सब्सटेंस की हम केमिकल मैपिंग हम उससे कर सकते हैं। केमिकल मैपिंग, इससे एलिमेंटल मैपिंग से मुराद है कि हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें प्रेजेंट है, खासतौर पे मेटल्स, क्योंकि मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन दे आर bombarded with high energy electrons। तो यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल ये एक मीटियोराइट का सैंपल है, आई गेस मीटियोराइट सैंपल है जिसका उसका क्रॉस सेक्शन है, और इसमें माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर मुख्तलिफ जो क्रिस्टलाइट्स हैं उसके अंदर उनकी केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है,
तो ये SEM इमेज है, लेकिन अगर हम इसका EDS एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि इसमें जो मुख्तलिफ कलर के जो एरियाज हैं दे हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन. फॉर एग्जांपल हियर दिस डार्क एरिया इट हैज दिस काइंड ऑफ कंपोजिशन कि उसमें क्रोमियम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है. और ये वाला जो ग्रे एरिया है या ऑफ वाइट, इसमें निकल ज़्यादा है. तो कहने का यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि EDS is another detector which can be attached to the SEM. ये अगेन कुछ रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस हैं SEM से. ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो डिटेक्टर है उससे जो इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको वो हमें इस तरह से नजर आता है, ठीक है. यूजुअली ये ब्लैक एंड वाइट कलर्ड इमेजेस नहीं होते, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होते हैं. यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव इमेज है ये फोसल डायटॉम्स जो हम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं विच हैव एक्सोस्केलेटन, और ये फोसल हैं. फोसल्स का आपको पता है कि fossils are the remains of plants and animals which were which have been eliminated from this planet millions of years ago. तो उनके जो बकाया जात वगैरह मिलते हैं हमें रॉक्स के अंदर या सी बेड के अंदर, उनका हम एनालिसिस करके हम ये देखते हैं कि प्लैनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले किस किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो पहले रहते थे. पर ये उसका एक SEM इमेज है, एक डायटॉम फॉसिल का. और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेज दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इमेज. सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने से माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज उसका आता है. और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हम डिटेक्ट करें तो फिर उसका इस किस्म का इमेज आता है. बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपोजिशन. तो ये किसी रॉक का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की इसकी केमिकल कंपोजिशन है मुख्तलिफ पार्ट्स की. ये कलर्स नहीं होते, बेसिकली कलर्स जो हैं ये बाद में सॉफ्टवेयर के जरिए इनको सीडो कलरिंग की जाती है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट एरियाज इन द सैंपल सरफेस. मैं आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस नेट पे ढूंढ के दिखाता हूँ कि SEM जो है वो नैनो मटेरियल की कैसे हमें इमेजेस मिलते हैं. कार्बन नैनो ट्यूब्स या नैनो पार्टिकल्स या ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें गूगल में लिखा है SEM इमेजेस ऑफ नैनो मटेरियल्स. तो मुख्तलिफ किस्म के जो नैनो मटेरियल्स ये दीज इमेजेस दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स. मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, ठीक है. जैसे यहाँ इस एक इमेज को मैंने बड़ा किया तो ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये आई गेस के बुक चैप्टर टाइप है. और इसमें से ये इमेज है तो आप देख सकते हैं कि ये कोई नैनो पार्टिकल्स हैं, इनका साइज जो बहुत यानी वेरिएबल है, ठीक है. तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं, बहुत लार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके साथ कोई वो नहीं दिया हुआ. तो SEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो इमेजेस होते हैं SEM के हों या वो TEM के हों, उसमें साथ एक स्केल दिया होता है, स्केल बार. स्केल बार दिया होता है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो फीचर्स इस इमेज के अंदर है उनका क्या साइज हो. इसमें स्केल बार नहीं, हम कोई और इमेज देखते हैं. जैसे जैसे ये एक इमेज है, ये इमेज वैसे लग रहा है TEM का, लेकिन इस तरह से ये इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है. और इसके साथ ही यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे
बॉटम पे एक स्केल बार दिया हुआ, एक लाइन दी हुई जिसके ऊपर 200 नैनोमीटर लिखा हुआ, जिसका मतलब है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें नैनो पार्टिकल्स या जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको हम मेजर करना चाहते हैं, तो वो ये हमारे पास स्केल बार एक स्टैंडर्ड है, जो कि जब हम इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम ये पिक्चर्स बना रहे होते हैं, तो उसी वक्त साथ में यानी जो भी मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, जो भी कंडीशंस उस वक्त होती हैं, उसके हिसाब से ये स्केल बार यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आ जाता है हमारे पास। तो अगर हम इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स का साइज मेजर करना चाहते हैं, या हम सारे नैनो पार्टिकल्स का डायमीटर कैलकुलेट करने के बाद हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना चाहते हैं, जिसको आप हिस्टोग्राम भी कहते हैं, तो उसके लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। डाटा जो है वो प्रिपेयर करने के लिए हमें पहले एक स्टैंडर्ड लाइन, यानी हम ये बेसिकली काम होता है इमेज जे, एक सॉफ्टवेयर होता है इमेज जे, उसके ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको चेक करना चाहे, इमेज जे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इमेज और कैपिटल जे। तो इमेज जे सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम उस पिक्चर को, इस पिक्चर को लोड करते हैं, और फिर हम सबसे पहले पहला जो काम करते हैं, हम स्केल बार जो उसका हम ऐसे लाइन लगाते हैं, यहाँ से लेके इस स्केल बार के ऊपर हम ये लाइन ऐसे लगा लेते हैं, और फिर हम बताते हैं कि इसका साइज जो है 200 नैनोमीटर है, और इसको स्टैंडर्ड मानते हुए हम जो है इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स का हम साइज जो है वो मेजर करते हैं, हर एक नैनो पार्टिकल का हम डायमीटर जो हम मेजर करते हैं, और वो डाटा जो रिकॉर्ड होता रहता है ऑटोमेटिकली, और फिर हम उससे हिस्टोग्राम हम प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी हम प्लॉट प्रिपेयर करते हैं कि पार्टिकल साइज रेंज क्या है, कि कहाँ से लेके कहाँ तक पार्टिकल साइज रेंज है, ठीक है। तो ये हम पार्टिकल साइज रेंज के बारे में पहले बात की है, कि अगर ये हिस्टोग्राम बेसिकली कहते हैं ऐसे, वो एक लाइन चार्ट सा होता है ग्राफ, या फिर हम इसे ऐसे बैंड ड्रा करते हैं। अगर ये एक नैरो होगा तो इसका मतलब है कि पार्टिकल साइज जो है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक। और लेकिन ये एक और रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिसमें एक, यहाँ पे भी स्केल बार मेंशन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे हमें मटेरियल की सरफेस जो है वो, सरफेस फीचर जो है बहुत ज़्यादा इससे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। और अगर हम पिक्चर देखें, ये वाला इमेज, ठीक है, इस इमेज में हमें पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे स्केल बार भी दिया हुआ है कि 500 नैनोमीटर का ये लाइन जो यहाँ पे ड्रा की हुई है, ये 500 नैनोमीटर है। तो अगर हम इंडिविजुअल नैनो पार्टिकल्स का डायमीटर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो ये किस्म के लार्जर नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि नैनो पार्टिकल्स की डेफिनेशन वैसे हम करते हैं कि 1 to 100 नैनोमीटर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स कहते हैं। 1 to 100 नैनोमीटर अगर साइज हो, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पार्टिकल्स का साइज जो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली लेस देन 1000 नैनोमीटर होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का साइज इट इज़ अबाउट, डायमीटर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 300 या 250 नैनोमीटर के अराउंड इनका डायमीटर है। तो इसके जो फीचर्स हैं, सरफेस फीचर्स वो हमें बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि ये इट सीम्स वेरी पोरस, ये कोई कम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, पोरस है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर इन्होंने ये पार्टिकल्स बनाए होंगे, कोई एक पैरामीटर चेंज करते हुए, हो सकता है सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए या उसको बढ़ाते हुए पार्टिकल्स का
कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम SEM से लेते हैं, ठीक। और भजन एक्सक्यूज मी जरा, अच्छा जी, चले अब वापस अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is another type of microscopy, electron microscopy technique, in which we get the information about the interior of the sample. sample के interior के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। SEM is mainly used for getting information about the surface features, उसकी टोपोग्राफी या सरफेस फीचर्स का हमें पता चलता है। सरफेस स्टडी के लिए हम उसको यूज करते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन के लिए। जो TEM है ये हम इंटीरियर उसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए, TEM से भी हमें मॉर्फोलॉजी का पता चलता है, लेकिन TEM जो है बेसिकली इट इज द इमेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। ट्रांसमिशन जैसे नाम से पता चलता है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो SEM है उसमें बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे हम पिक्चर बनाते हैं उसकी सरफेस की। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे पास थ्रू द स्पेसिमेन एंड द ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच are passed through the some specimen, they are expanded or they are spread to make a larger image of the particles। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो नीचे होता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सैंपल में से गुजरते हैं और फिर उसके बाद उनको स्प्रेड किया जाता है, यानी वो एक कोहेरेंट बीम की शक्ल में सैंपल के ऊपर हम उसको फोकस करते हैं और फिर जब वो ट्रांसमिट होते हैं उसके बाद उनको दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के जरिए हम उसको स्प्रेड कर लेते हैं, स्प्रेड करके उसका एक शैडो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली शैडो बनता है। जैसे आप एक लाइट सोर्स हो, उसके आगे आप अपना हाथ करें या खुद खड़े हो जाए तो पीछे दीवार के ऊपर आपका शैडो बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सैंपल में से गुजरते हैं, जब स्पेसिमेन में से उसमें जो डेंस पार्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करते हैं और उनका शैडो जो है वो नीचे बनता है, ठीक है। नीचे जो डिटेक्टर है वो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स आके गिरते हैं तो वहाँ पे वो सिंटिलेशन होती है, यानी वहाँ पे ल्यूमिनेसेंस होती है। तो जिस एरिया के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे वो ब्राइटर होगा और जिस एरिया के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे वो डार्कर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फीचर्स विद इन द सैंपल के अंदर जो फीचर्स हो उस पर डिपेंड करता है। यानी अगर सेल है, हम सेल्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा थिक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करेगा, तो न्यूक्लियस जो है वो हमें ब्लैक नजर आएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा लाइटर नजर आएगा। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द सैंपल। नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनको भी हम इसी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू सी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर कोर शेल नैनो पार्टिकल्स बनाए जिसमें कोर जो है वो एक डिफरेंट मटेरियल की है और उसके अराउंड हम शेल जो है वो एक डिफरेंट मटेरियल का है, तो हम SEM करेंगे तो उससे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि इस पार्टिकल्स के अंदर क्या है, ठीक है। तो जब TEM करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन पार्टिकल्स के एक किस्म के इसके अंदर से गुजर रहे हैं। जो लाइटर पार्ट्स होंगे, जो थिन पार्ट्स होंगे, पॉलीमर वगैरह है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो ब्लॉक नहीं होंगे और इसका शेडो जो है वो इस तरह से कोर शेल शेडो
आगे पता चलेगा और इंटीरियर स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये TEM है एंड इट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी SCM। और इसमें जो नीचे हमारे पास डिटेक्टर है, फ्लोरेसेंट डिटेक्टर होता है, या इसकी जगह पे CCD कैमरा जिसको हम कहते हैं चार्ज्ड कपल। ओके, डायोड, एक मिनट लेट मी कंफर्म इट। CCD कैमरा, charged couple device. It is just like a solar cell, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बना होता है, और जहाँ पे जब इसके ऊपर फोटॉन्स जो हैं वो गिरते हैं, वो उसमें उनका एक इमेज जब इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है, उसको CCD कैमरा या एक फ्लोरेसेंट जो स्क्रीन है वो यूज होती है एज डिटेक्टर। अगेन TEM जो है, इसके अंदर भी बहुत से मुख्तलिफ डिटेक्टर्स उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किए हैं। तो एक हाइब्रिड जो सिस्टम होता है STEM, जिसका मतलब है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें दोनों फीचर्स होते हैं कि हम स्कैनिंग इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन से भी इमेज प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन सैंपल के ऊपर फॉल करेंगे, तो अगर सैंपल कंडक्टिव होगा तो डेफिनेटली ऑल अदर फिनोमेना व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द केस ऑफ SEM, they will also happen to smaller or larger extent in the TEM also। तो अगर एक्स्ट्रा डिटेक्टर साथ में लगे हों XRD के लिए या फ्लोरिसेंट, कैमिल्यूमिसेंस, इस किस्म के सॉरी कैथोड ल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर्स लगे हों, तो फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम TEM से ले सकते हैं। तो यूजुअली मॉडर्न जो TEM या SEM होती हैं, उनमें देयर इज ऑलवेज space for attaching extra modalities, extra detectors with the electron microscope to get more information, not only just the structure and morphology and size of the materials, but also we can get information about the chemical composition। और chemical composition जो है वो EDX वगैरह से हमें मिलती है, ठीक है, या एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, EELS। पर ये अगेन इनका एक कंपैरिजन है कि अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है HR, हाई रेजोल्यूशन TEM। हाई रेजोल्यूशन TEM जो मोस्ट एडवांस्ड जो टेक्निक्स होती हैं TEM इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो HRTEM के जो हमें सब नैनोमीटर के अंदर भी इंफॉर्मेशन देते हैं। सब नैनोमीटर से मुराद है कि लेस देन 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर या 0.01 नैनोमीटर तक ये जो फीचर्स होते हैं पार्टिकल्स के अंदर, वो भी हम देख सकते हैं। यानी इंडिविजुअल एटम्स को भी हम बाज़ दफ़ा मॉनिटर कर सकते हैं, या उनकी अरेंजमेंट को, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डायरेक्टली हम क्रिस्टल को देख सकते हैं TEM के अंदर। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। HRTEM images of let's say gold nano particles। हमें पता चलता है कि इसमें पार्टिकल में जो क्रिस्टल ज्योमेट्री है वो ये है। हम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक ये स्ट्रक्चर कोई और मैं दिखाता हूँ, लार्जर इमेज कोई। ठीक है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं, जैसे ये एक HRTEM इमेज ऑफ गोल्ड टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, यानी गोल्ड और टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का इमेज। तो इसमें जो मुख्तलिफ अरे ऑफ एटम्स हैं उनको हम क्लियरली देख सकते हैं।
ठीक है। ये भी एक HRTEM, ये ओरिजिनल यानी TEM का इमेज HR, हाई रेजोल्यूशन TEM, जिसमें आप इंडिविजुअल एटम्स को देख सकते हैं कि हाउ दे आर सिटिंग अलोंग द यू नो द लेटेस्ट क्रिस्टल, लेटेस्ट एनी डिफरेंट जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टल में, किस तरह से वो उनकी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे जो स्केल बार आप देख रहे हैं वो 3 नैनोमीटर का है। तो आप इमेजिन करें कि ये कितना, यानी 0.1 नैनोमीटर तक की या इससे भी स्मॉल यानी इंडिविजुअल एटम्स तक की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो HRTEM इमेज, HR जो TEM, इसी तरह से SCM भी हो सकती है, लेकिन SCM से जो इतना फाइन स्केल के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जितना HRTEM से। ठीक है, अब ये जो स्लाइड्स मैंने पता नहीं आपके साथ शेयर की हैं या नहीं, अगर नहीं की है तो मैं दोबारा कर लूँगा स्लाइड शेयर। और इसके अलावा, इन स्लाइड्स के अलावा भी एक नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इमेजिंग एंड प्रिपरेशन। ये एक मुझे नेट से मिला है, ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है। ये भी आपने इसको भी देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक TEM इमेज है किसी सेल का, ठीक है, लिविंग सेल का। उसमें आप डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो देख सकते हैं, जैसे मे बी के ये वाली जो बाउंड्री है ये शायद न्यूक्लियस की है, ठीक है। ये वाली अगर आपको थोड़ी बहुत बायोलॉजी का पता हो, गोल्जी बॉडीज, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये कुछ लाइपोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इंडिविजुअल सेल के अंदर विद इन सेल जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद TEM। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें SCM और TEM का बेसिक प्रिंसिपल, इनका पहले इंट्रोडक्शन और थोड़ी हिस्ट्री और इनका बेसिक प्रिंसिपल, और फिर इनका कंपैरिजन, और सैम्पल प्रिपरेशन के हवाले से भी, और मुख्तलिफ जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, ये सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे एक मॉडर्न ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे दिखाई, ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं लग रही, ये तकरीबन 90s की लग रही, ठीक है। इस किस्म की माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निब्जी में है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे जो ये वाला इसका डिटेक्टर है, ये सिंपल एक डिटेक्टर है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन्स सैंपल में से जब वो ट्रांसमिट होते हैं तो वो नीचे जैसे यहाँ पे शो किया हो, यहाँ पे स्पेसिमन होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन स्लाइसेस, ठीक है। तो दोनों जो टेक्निक्स हैं दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, उनको आपने अच्छी तरह से नोट करना है, ठीक है। कि TEM के अंदर सैंपल प्रिपरेशन और तरह से है, यहाँ पे सैंपल इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन स्लाइसेस, जो अप्रोक्सीमेटली माइक्रोमीटर स्केल के अंदर इसकी जो कह लें कि वेट वगैरह इसकी होनी चाहिए सैंपल की, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करना है कि हम यहाँ पे हमारा मकसद है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सैंपल में से, स्पेसिमेन में से पास हों, और फिर वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जब गिरते हैं तो जो डेंस एरियाज होते हैं सैंपल के अंदर दे आर शोन एज ब्लैक स्पॉट्स, और जो थिन एरियाज होते हैं वो लाइटर शो होते हैं, जो डेंस एरियाज होते हैं जैसे यहाँ पे शायद ये न्यूक्लियस है सेल का। TEM का एडवांटेज ये है कि इसमें वी डू नॉट हैव टू मेक द सैंपल कंडक्टिव हो, नॉन कंडक्टिव हो, जैसा भी हो हम इसको स्टडी कर सकते हैं। लिविंग जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मटेरियल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, नैनो मटेरियल्स को, नैनो पार्टिकल्स, कार्बन नैनो ट्यूब, सारा कुछ
और इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ सैंपल। जो SEM है इसके मुकाबले में ये एक मॉडर्न SEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सैंपल है वो किसी भी किस्म का हो सकता है और उसको इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कट द सैंपल इनटू वेरी थिन स्लाइसेस। आप उसको एज सच भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट द ओनली restriction or limitation of SEM is that the sample must be conductive, its surface must be conductive। तो surface ऐसे samples जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जो कंडक्टिव नहीं होते या पॉलीमर्स हैं या पॉलीमर के नैनो पार्टिकल्स, तो उनको कंडक्टिव करने के लिए हम स्पटरिंग मेथड यूज करते हैं, यानी गोल्ड, सिल्वर या कार्बन, या इसको हम उसकी सरफेस के ऊपर कोड करते हैं, ठीक है। स्पटरिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पटरिंग क्या टेक्नोलॉजी है। SEM हमें सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो सरफेस को हमें प्रिपेयर करना होता है अगर सैंपल कंडक्टिव नहीं है। अगर हम बात करें सिर्फ नैनो पार्टिकल्स की, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस किस्म के जो नैनो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये मेटल के नैनो पार्टिकल्स हैं तो इनको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स, उनको शायद कोड करने की जरूरत पड़ेगी। पॉलीमर्स के नैनो पार्टिकल्स को कोड करने की जरूरत पड़ेगी। सिलिका नैनो पार्टिकल्स दे आर नॉट कंडक्टिव, इनको भी कोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये SEM की लिमिटेशन है, ठीक है। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया हुआ, बारी बारी दोनों को कंपैरिजन किया विद लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के साथ। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स को सैंपल की सरफेस के ऊपर, सॉरी यहाँ पे TEM दिखाया हुआ, ठीक है, T इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करते हैं ऑन टू द सैंपल एंड द सैंपल मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ थिन स्लाइसेस, या अगर नैनो पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे कॉपर ग्रिड यानी एक मैश, एक जाली सी होती है, समझ लीजिए बहुत ही स्मॉल स्केल की, आप इसको ट्वीजर से हैंडल करते हैं और मैश के ऊपर ये जो होल्स हैं हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो फिर हमें नज़र आएंगे। तो एक जो मैश है उसमें 100 के अराउंड जो इस तरह से स्मॉल होल्स होते हैं, तो हम जो नैनो पार्टिकल्स का सोल्यूशन है उसको एक माइक्रो ड्रॉप 25 माइक्रोलीटर या 50 माइक्रोलीटर सैंपल इसके ऊपर पुट करते हैं और हम उसको ड्राई करते हैं ओवरनाइट, और फिर वो वैक्यूम ओवन में इसको रखते हैं ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो, ठीक है। सैंपल मस्ट बी सुपर ड्राई फॉर बोथ TEM एंड SEM। अगर सैंपल के अंदर कोई सॉल्वेंट्स होंगे, वाटर होगा या कोई और सॉल्वेंट्स होंगे, तो अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर गिरेंगे सैंपल के ऊपर तो वो हाई टेम्परेचर्स समटाइम्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और सैंपल जो है वो, और हाई वैक्यूम की वजह से, क्योंकि पूरे कॉलम के अंदर हमने हाई वैक्यूम अटेन किया हुआ, तो जब फिर उसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बनेंगे तो फिर कॉलम के अंदर जाएंगे, वहाँ पे उनकी एनाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनेंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो सारा खराब होगा, बल्कि कॉलम ही से खराब हो जाता है। तो ये भी एक प्रिकॉशन है इन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के सैंपल मस्ट बी सुपर ड्राई। तो नैनो पार्टिकल्स को हम इस तरह से ग्रेड्स वगैरह के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसका फिर शेडो यहाँ पे बनता है। सेल्स को भी हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया या और टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम पॉलीमर के अंदर इम्बेड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलीमर्स मिलते हैं जैसे PMMA पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट या पॉलीक्रिलामाइड, इस किस्म के पॉलीमर किट्स होती हैं अवेलेबल, जिसको यूज़ किया जाता है TEM के सैंपल्स प्रिपेयर करने के लिए। तो एक डाई मटेरियल होता है जिसमें ऐसे स्पेस बनी होती है, हम सैंपल को पॉलीमर के अंदर मिक्स करके इसमें पुट कर देते हैं और फिर वी लेट इट ड्राई। जब वो ड्राई हो जाता है फिर इसको निकाल के माइक्रोटॉम, एक मशीन होती है जो इस कैप्सूल को, पॉलीमर के कैप्सूल को जिसके अंदर हमारा सैंपल भी है, उसको थिन स्लाइसेस में कट कर दिए, ठीक है। ये किस्म का एक कटर है जो बहुत ही थिन स्लाइसेस, माइक्रोमीटर स्केल में ये वो स्लाइसेस होते हैं, उसमें कट करके और उन स्लाइसेस को फिर हम डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं TEM के अंदर।
यहाँ पे TEM का कंपैरिजन लाइट माइक्रोस्कोप के साथ या सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है लैब के अंदर, बायोलॉजी की लैब, उसके साथ कंपेयर किया है। वहाँ यहाँ पे हमारा इल्यूमिनेटिंग जो सोर्स इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एक सिंपल लैंप, टंगस्टन लैंप यूज होता है। तो यहाँ पे लाइट को हम एक कोहेरेंट बीम में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग ग्लास और क्वार्ट्ज लेंसेज, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये लेंसेज जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल है। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली भी ऑब्जर्व करते हैं और इसके अलावा CCD कैमरा भी यूज करते हैं। TEM के अंदर भी हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फास्फोरेसेंट स्क्रीन को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सी द इमेज एंड वी कैन मेक इट्स पिक्चर्स डायरेक्टली विद द कैमरा इसके अंदर माउंटेड होता है, या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्टली CCD कैमरा के ऊपर कॉल करते हैं, वहाँ पे उसका इमेज बनता है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली SEM का भी ये कंपैरिजन दिया हुआ है कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के साथ। कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग ये भी एक स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, लेकिन यहाँ पे लेजर को यूज किया जाता है। ठीक है, और लेजर के साथ सैंपल को इल्यूमिनेट किया जाता है और उससे पहले सैंपल के अंदर जो भी डिफरेंट फीचर्स हैं उनको स्टेन किया जाता है विद फ्लोरेसेंट डाइज, और फिर लेजर के साथ उसको एक्साइट किया जाता है। लेजर को एक्साइट करने के बाद से क्या होता है कि डिफरेंट जो फीचर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टेन्ड विद डिफरेंट कलर्ड फ्लोरेसेंट डाइज, जैसे आपको ग्रीन और रेड और पर्पल और ब्लू यहाँ पे फीचर्स नजर आ रहे हैं विद इन सेल कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी और डाई से स्टेन होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी और डाई को एब्जॉर्ब करेगी, न्यूक्लियस किसी और डाई को एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टेन करने के बाद हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ओवर दी ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें इमेज जो है वो ज़्यादा शार्प बनता है और ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन वगैरह ज़्यादा बेहतर होती है बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग द इमेजेस अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लेजर की बजाय हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। बाकी प्रिंसिपल जो है वो सेम है। यहाँ पे अगेन लेंसेज को यूज किया जाता है बिकॉज वी आर वर्किंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ इसी के बारे में लिखा हुआ है, ये आपने सारा पढ़ लेना। अगेन यहाँ पे TEM के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बाकी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने पढ़ना है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सोर्सेज। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर मैंने आपको बताया था कि थर्मोआयनिक एमिशन, यानी ऐसे मटेरियल जिनको हाई टेम्परेचर के ऊपर हम हीट करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं, इनको यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रॉन सोर्स। या फिर फील्ड एमिशन कोल्ड फील्ड एमिशन इज अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटर्स। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, लेंथनम, हेक्सा, बोराइड और जिरकोनियम ऑक्साइड एंड टंगस्टन, इस किस्म के एमिटर्स को, इनके भी एक दूसरे के ऊपर एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ना है इसको, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ।